लाइट कैमरा एक्शन हो गया। हो गया स्टार्ट हो गई। बीए सोल के बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनर्स से है ना सबमिट किया है एग्जाम, और उनका पेपर कल है, और सब्जेक्ट है आपका राजनीति विज्ञान का भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं। उसकी वीडियो, और इस वीडियो में 4-5 ही पॉइंट हैं जिनको मैं महत्वपूर्ण बना रहा हूँ। एक तरफ मेरे पॉइंट और दूसरी तरफ ये पूरी बुक, ये रही आपकी बुक, और मेरे द्वारा बनाई गई जो 4-5 वीडियो होंगी उन्हें देख लें, और ये एक बुक होगी। मेरी बनाई हुई वीडियो से बाहर पेपर नहीं आएगा। अब बात ये आती है कि कई वीडियो देखने के बाद बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि वीडियो में है ना लैंग्वेज बहुत टफ है, पढ़ने में समझ में नहीं आता, और किताब को किस प्रकार से वो कंसीडर करें, ये सबसे बड़ी परेशानी उनके आगे। मैंने क्या किया है, किताबों के मेन पॉइंट निकाले हैं जिनसे बन के प्रश्न आएंगे, और उन प्रश्नों के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, और उन नोट्स को इस प्रकार से हाईलाइट किया है। ये मेरे द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये नोट्स मैंने पेपर पे लिखे हैं और स्टूडेंटों से बोर्ड पर लिखवा दिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो बना के सडनली आज डाल रहा हूँ। आज शाम तक सारी वीडियो आ जाएंगी, आप बस वीडियो देख लें, और कल बार एक बार और सुबह देख के एग्जाम देने जाएं, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अब पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न क्या होगा, प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं होता, प्रश्न में लिखा क्या है, वो पूछ क्या रहा है, ये नजरिया इंपोर्टेंट होता है। तो मेरे लिए जो हेडिंग होगी वो होगी राष्ट्र, राज्य और राजा। अब राष्ट्र, राज्य और राजा को लेकर आखिरकार प्रश्न कैसे आएगा, राष्ट्र और राज्य का उद्भव कैसे हुआ, ये प्रश्न हो सकता है। राष्ट्र और राज्य शब्द में अंतर संबंध को स्थापित कीजिए। कौटिल्य या फिर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का विमोचन किस प्रकार से किया जाता है, या अलग प्रकार से है ना ये उद्भव विकास के साथ और भी कुछ प्रासंगिकता वगैरह या आलोचनात्मक टिप्पणी वगैरह आ सकती है। तो कुल मिला के जो मेन टॉपिक है वो होगा राष्ट्र और राज्य। अब इससे संबंधित मैंने सारी जानकारी नोट्स में दे दी है, अब कैसे समझते हैं देखिए। पहले मैंने लिखा है मनुष्य। मनुष्य को है ना सुरक्षात्मक जीवन शैली चाहिए थी। इस सुरक्षात्मक जीवन शैली का अभिप्राय होता है कि मानव जब रहता था तो कई प्रकार की सुरक्षा ना उन्हें मिलने की कई कारण थे, जैसे कि प्राकृतिक वरण अनुकूल नहीं होता था, या फिर है ना पड़ोसी जो क्षेत्र होते थे वहां के मानव उनके प्रति है ना उदार भाव नहीं रखते थे, या अन्य कोई कारण होता था। मानव के लिए एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से है ना जो है सुरक्षा महसूस होती थी। उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से सामाजिक प्रणाली ने जन्म लिया, सिस्टम ऑफ सोशलिज्म। अब ये सामाजिक प्रणाली जो है उसे आवश्यकता हुई परिवार और समाज की, और परिवार और समाज को जरूरत हुई नियम और नीतियों की, और नियम और नीतियों की को चलायमान रखने के लिए राष्ट्र और राज्य जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। या भी यूं कह सकते हैं परिवार और समाज को कुछ सीमाओं या दायरों में बांधना था। सीमाएं और दायरे यानी कि समाज और परिवार कभी भी अनुचित या अनैतिक कर्तव्यों की तरफ उन्मुख ना हो जाएं, इसलिए समाज और परिवार को सीमित दायरे में रखने हेतु कुछ नीतियों की जरूरत पड़ी। उन नीतियों की वजह से राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ है। अब बात आती है राष्ट्र और राज्य किस प्रकार से अलग हैं। राष्ट्र और राज्य तो ये कहा जा सकता है छोटे छोटे से जो प्रदेश और इकाइयां थी इन्हें तो राष्ट्र संबोधित किया गया, और राष्ट्र ये समस्त समूहों को आपस में राज्य का दर्जा दे दिया गया। समस्त राज्य पर न शासन करने वाला जो अधिकारी व्यक्ति होता है उसको राजा कहा जाता है, और कहीं पर वैदिक और वेदांतों में है ना राजा को ही राज्य कहा गया है। स्वयं में राज्य राजा है। मैंने उसी की ही किताब में दी गई इकाइयों में से कुछ पॉइंट निकाले, उसमें से बताता हूं कि पहले तो आपने लिख दिया जो मैंने बताया, दूसरा आ गया राष्ट्र और राज्य। देखो राज्य भावना आधारित था और राजनीतिक आधारशिला पर तैयार किया गया है, यानी कि राज्य क्या है वो भावनाओं पे और राजनीतिक आधारशिला पर। वहीं पर राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों का समूह। अब दैट्स मीन्स क्या हो गया, ये लोगों का समूह है, और इन्हीं को अगर मैं राज्य से जोड़ूंगा तो मुझे राजनीतिक पर्यावरण चाहिए होगा या राजनीतिक वर्ण चाहिए जिससे कि राष्ट्र पर शासन किया जाए, वो भी सीमाओं और दायरों के अंतर्गत।
तो इसके लिए राष्ट्र जो लोगों का समूह है, लोगों का समूह की पहचान किससे होती है? उसमें इतिहास मिलेगा, भाषा मिलेगी, संस्कृति मिलेगी, राजनीतिक एक्टिविटीज यानी चेतना मिलेगी। और ये चेतनाएं जो होती हैं यही एक तरीके से लोगों को एकजुट रखने की प्रेरणा देती हैं। इसी प्रेरणा को निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि राष्ट्र का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और समस्त परिपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलेगा? समस्त रूप से संप्रभुता स्थापित हो जाती है। संप्रभुता को इंग्लिश में सुप्रीम बोलते हैं। और सुप्रीम का सर्वोच्च अधिक का जो अर्थ निकलता है वही होता है स्वयं में प्रभु, जो स्वयं में प्रभु। आज हम भारत जैसे शब्द के लिए संप्रभु शब्द यूज करते हैं। भारत स्वयं में संप्रभु है, ठीक है ना? भारत स्वयं में संप्रभु। अगर हम कहते हैं हमारे देश में क्या बड़ा है? संविधान। संविधान से बड़ा क्या है? क्या भारत स्वयं में संप्रभु है। भारत को अपने आप को बचाए रखने के लिए जो अच्छा लगेगा वो कदम उठाएगा। यही संप्रभुता है भारत की। इसके बाद आ जाता है कि अब इसको और आगे बढ़ा के लिखेंगे। राष्ट्र राज्य के दायरे को बढ़ाने की प्रक्रिया जन्म लेती है। तो पहले आता है एक बुक लिखी गई है। इस बुक का नाम है नेशनल एंड नेशनलिज्म। नेशनल एंड नेशनलिज्म। इस बुक को लिखा है, इसमें जो अर्थ बताया गया वो बताया गया औद्योगिक समाज की जरूरत, राष्ट्र राज्य का उद्भव है। यानी कि आने वाले समय में राष्ट्र राज्य का उद्भव कैसे हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे परिवार और समाज को राष्ट्र राज्य की जरूरत थी, राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्य आगे बढ़ा, तो इससे है ना निर्वाह करने के लिए सामाजिक और आर्थिक दायरे की जरूरत थी। और आर्थिक दायरे को संपन्न करने के लिए जी औद्योगिक तंत्र और इकाइयों की जरूरत थी। और औद्योगिक तंत्र और इकाइयों की जरूरत के लिए जो है राष्ट्र राज्य का उद्भव, यही एक परिभाषा निष्कर्ष के रूप में निकल के आई है। इसका है ना जो है जिक्र जिसमें किया गया उसका नाम है नेशनल एंड नेशनलिज्म। ये एक बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा। यहाँ पे बात आती है राष्ट्र राज्य के उद्भव पर, तो हम उसको बताने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर बुक में ये भी बताया गया है कि विभिन्न दृष्टिकोण से। तो विभिन्न दृष्टिकोण में हमने बुक का दृष्टिकोण लिया। यहाँ पर अब वेदों का, तो अथर्ववेद से लेके सामवेद या फिर यूं कह सकते हैं सभी वेदों में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति के विषय में कई बार इसका जिक्र किया गया है। तो बताया जाता है मंत्र संहिताओं में, यानी कि मंत्रों से तो वेदों का निर्माण है, उन्हीं में मंत्र संहिताओं में आप राष्ट्र शब्द का उल्लेख देख सकते हैं। यहाँ पे एक मंत्र का भी जिक्र किया गया आपकी बुक में। मैंने वो मंत्र नहीं लिखा क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें इतने नोट्स भी लर्न करने हैं, उसके बाद ये मंत्र भी पढ़े तो शायद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सीधे ही लिख दिया कि वेदों में जो मंत्र दिए गए उन मंत्रों में है ना एक मंत्र है जिसका स्वयं ये अर्थ बताया गया है। क्या वो अर्थ ये दिया गया है कि जो स्वयं प्रकाशमान और दीप्तमान होता है वही राष्ट्र है। तो ये लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। वेदों का आप जिक्र राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए कर रहे हैं तो ये लाइन जरूर लिखनी है, जो स्वयं प्रकाशमान और दीप्तमान हो वही राष्ट्र कहलाता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ना वेद के अनुसार बताया गया है, वो ये बताया गया क्षत्रिय द्वारा शासित क्षेत्र को भी राष्ट्र कहा जा सकता है। ये उपनिषद और वेदों और वेदांतों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र के उद्भव की विवेचना है। अब बात आती है ब्राह्मण ग्रंथों में राष्ट्र राज्य शब्द के उल्लेख। तो ब्राह्मण ग्रंथ मैंने इससे पहले है ना कई बार नोट्स बनाए भी हैं, वीडियो नहीं बनाई, पर इसके बाद में डेफिनेटली 3-4 वीडियो दूंगा जिनमें आपको है ना ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी जानकारियां मिलेगी। तो ब्राह्मण ग्रंथ वह समय पीरियड है जब वेदों के बाद है ना आधुनिक काल की तरफ है ना जब हमारा प्राचीन भारत संस्कृति उन्मुख हो रही थी, बढ़ रही थी, उस समय ब्राह्मणों द्वारा कई ग्रंथों का निर्माण किया गया था जिससे कि राज्य का संचालन सुचारू रूप से चलाए जा सके या ब्राह्मण अपने अधीन शासन व्यवस्था को रखने के हेतु इन ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे। तो उन ग्रंथों में भी राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और वहीं पर दूसरी चीज हम कालिदास की बात करते हैं। कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने है ना अपनी कई ऐसी पोएट्रियों का निर्माण किया है जो है ना उनकी विद्वानता के लिए पर्याप्त है। वही कालिदास जो है वो रघुवंशम नामक कृति में, रघुवंशम एक कृति है जो रिटन बाय कालिदास, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला है कि भारतीय और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्र के उद्भव की जानकारी देने के प्रमाण दिए हैं। जिसमें दिए हैं उस कृति का नाम है रघुवंशम रिटन बाय कालिदास।
अब आता है ब्राह्मण या हमने वेद, ये तो हमारे एक तरीके से प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की बात कर ली हमने। अब इसके बाद आ जाते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध ग्रंथों में भी है ना हमें जिक्र मिलता है, रज शब्द मिलता है। रज शब्द का पर्याय जो होता है वो होता है राज्य, और वहीं पर रठ शब्द का पर्याय जो होता है वो राज्य होता है। तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का जिक्र करते हुए आप पहला प्रमाण देंगे राज्य और राष्ट्र। दूसरा, बौद्ध ग्रंथों में ना जातक कथाओं का जिक्र किया जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जातक कथाएं 10वीं 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि कई प्रकार की बौद्ध कथाओं की जिक्र किया गया है जो एक तरीके से समाज में असामाजिक या अनैतिक क्रियाओं को खत्म करने के लिए उठाए गए औपचारिक कदम थे। तो इन जातक कथाएं ऐसी कथाएं होती थी जो समाज में लोगों को एक निष्कर्ष उपरांत पर दिखा सुनाई जाती थी या बताई जाती थी, जिससे कि वो समाज को असामाजिक मार्ग से औपचारिक मार्ग पर ला सके। तो यहाँ पे जातक कथा की बात करते हैं। जातक कथा है जिसमें कहा गया है कि एक बार कोई देवता नाराज हो गया और उसने आग लगा के समस्त सृष्टि, पेड़ पौधे सबको जला दिया, यानी कि राष्ट्र को जला दिया और राष्ट्र को अराष्ट्र बना दिया। तो यहाँ पर भी वर्ड राष्ट्र और अराष्ट्र मिला है। मैं सिर्फ ना कुछ लाइनें लिखता हूँ, उससे संबंधित जानकारी मेरी वॉइस से आपको पता चल जाएगी कि उसमें मैंने क्या बोला है। तो इसमें ये लिखना है सिर्फ। अब वो देवता कौन सा था, किस क्षेत्र को उसने जलाया था और कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जला था, इसकी कोई जानकारी आपकी किताब नहीं दे रही। जो जैसा दे रही है वैसा ही मैं बता रहा हूँ। तीसरा, सुत्त पिटक, ये किताब है। त्रिपिटक, 3 पिटक, यानी कि 3 किताबों का जिक्र बौद्ध ग्रंथों में किया जाता है। इसी में से एक किताब का नाम लिया है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भी है ना बौद्ध ग्रंथों द्वारा बताया गया है कि मनुष्य में जो ग्राम या राष्ट्र का उपयोग करता है, ये लाइन डिट्टो लिखनी है, मनुष्य में जो व्यक्ति विशेष ग्राम का या फिर राष्ट्र का, राष्ट्र में नहीं वैसे ही बताया छोटी इकाई, उसका प्रयोग करता है वह या तो ब्राह्मण होता है या राजा होता है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं राजा इक्वल टू राष्ट्र और राष्ट्र इक्वल टू किंग, यानी कि राजा। वो आप समझ लेना। सुत्त पिटक, जातक कथा और ये 2 वर्ड रज और रट, ये बता देते हैं बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत। क्या समझने को उसमें है ना ये ना निकालिए कि ये इश्यूज हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ तक तो आपका मैंने वेद और बौद्ध ग्रंथ बता दिया है। अब आता है मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित हम जानकारी ये देंगे। मौर्य शासन आप जानते हैं 300 ईसा वर्ष पूर्व जब मौर्य शासन काल आया है, जिस शासन काल ने है ना अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना सुदूर प्रदेशों तक की है। तो सुदूर प्रदेशों में जो क्रमशः आते हैं उसमें अफगानिस्तान तक का क्षेत्रफल दिखाया गया है, यानी कि भारत एक चक्रवर्ती शासक अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दिखता है। तो यह बताता है कि किस प्रकार एक राष्ट्र पूरा राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। उसके बारे में आप जितना जानते हैं वो लिख दीजिए। फिर बात बताते हैं कि इसी को छिन्न भिन्न करने की प्रक्रियाओं पर भी आप लिख सकते हैं। तो जिक्र किया गया तुर्क, मुगल, हुण, ये कुछ शासक आए हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इतने बड़े राज्यों को छोटी छोटी सी इकाइयों में छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इससे संबंधित है ना कई और सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से संबंधित वीडियो बना रखी है, उनमें आपको मिलेगा कि कैसे इन्होंने छिन्न भिन्न किया है भारत को। अब आता है, इसके ज्यादा नहीं लिखना, इसमें भी टफ नहीं। मौर्य शासन काल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का नाम सुना होगा, किस प्रकार से है ना उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया है और धर्म के प्रचार प्रसार के उपरांत किस प्रकार से अपनी शासन प्रणाली विख्यात की है। और उसके बाद है ना उनका जब शासन खत्म हुआ उसके बाद है ना चंद शासकों ने अपनी कुछ आकांक्षाओं को देखते हुए इन बड़े क्षेत्रों को अपने अनुसार ढालने, अपने द्वारा राजनीतिक इकाइयों को पनपने के हेतु छोटी छोटी सी इकाइयों में तोड़ दिया। यह छिन्न भिन्न के रूप में मैंने सिर्फ इतना सा पॉइंट लिख दिया है। अब आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर आई है, उसने है ना कहीं उदारवाद जैसे है ना शब्दों की परिभाषा ही बदल दी, या यूं कह सकते हैं उन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो, अपने हितों को साधने के लिए हमारे जो हित है उनको अहितों में कन्वर्ट कर डाला। और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया वो आप जानते होंगे। औपनिवेशिक शासन काल में किस प्रकार से भारत का दोहन किया गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा किस प्रकार से निकासी के सिद्धांत की संरचना की गई है, निकासी सिद्धांत के उपरांत किस प्रकार नरम दल और गरम दल को अनुभूति हुई गई, भारत का वाकई में शोषण किया गया है। और उसी शोषण, ये तो बहुत आगे की बात बता दी, इसी में सन 1857 की क्रांति के बारे में आप जानते होंगे। 1857 की क्रांति जो हुई है
उस क्रांति के बारे में ज्यादा नहीं लिखना, बस ये बताना है कि इस क्रांति ने एक तरीके से राष्ट्र की ऐतिहासिक, भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को एकजुट करते हुए एकता और जुड़ाव की प्रकाष्ठा को अनुमोदित करने की प्रक्रिया अपनाई है। राष्ट्र ने वो 1857 की क्रांति थी जो राष्ट्र भावना के अंतर्गत भारतीय लोगों में एकता का पृष्ठभूमि बनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के कृत्यों की वजह से हमारे देश में उपजी हुई एक क्रांति 1857। उस 1857 ने किस प्रकार से राज्य को आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में भूमिका निभाई है, वो लिखना है इसमें। अब आता है उपन्यासकार। उसी दौरान बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार आए थे जिन्होंने कहते हैं आंदोलन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी है, हम अपनी क्वालिटी के अंतर्गत तो है ना आंदोलनों में चिंगारी लगा सकते हैं, आंदोलनों को बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो उपन्यासकारों ने अपनी कुछ भूमिका है ना प्रत्यक्ष रूप से निभाई थी। उस भूमिका में उन्होंने क्या किया, कई प्रकार की है ना अपने द्वारा साहित्यों का निर्माण किया, उपन्यासों का निर्माण किया, क्योंकि उस समय टेलीविजन थी नहीं, रेडियो जैसी है ना युक्तियां थी नहीं, या फिर है ना कह सकते हैं कि जो ये लेखक थे ये क्रमशः अपने द्वारा पत्रिकाएं छापते थे, उपन्यास छापते थे और वो वितरित करते थे, और वो वितरित होती थी, उनको लोग पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद उनमें एक अंदर ही अंदर देश के प्रति एकजुट होने की सोच पैदा होती थी, और वो है ना आंदोलन का रूप धारण करती थी, और भारत को संप्रभु बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करती थी। तो उपन्यासकार को में क्रमशः भारतेंदु युग की बात करते हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र वो राइटर हैं जिस समय वो आए थे उस समय हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य में उस समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। उनके द्वारा है ना भारत दुर्दशा, भारत वर्षों उन्नति जैसी कई उपन्यासों का निर्माण किया गया था, जिसमें उन्होंने है ना जो नवयुवक शांत थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि क्रांति में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे, उनके अंदर एक चिंगारी पैदा करने की बहुत अच्छी कोशिश थी। अब यहाँ पे दूसरे हम राइटर की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाल से संबंध रखते हैं। इनके द्वारा दिया हुआ गीत वंदे मातरम आज हमारे अंदर स्वाभिमान को जन्म देते हैं और भारत के प्रति अपनी कुछ भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना, वंदे मातरम। अब इन सब के बाद 4 पॉइंट आते हैं। 4 पॉइंटों को मैंने अन्य वीडियो में डालना है, क्योंकि वो अलग अलग इकाइयों से संबंध रखते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है साप्तांग। साप्तांग के बारे में आप लिखेंगे, पर इसके बारे में जानकारी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। संप्रभुता, संप्रभुता की जानकारी किसी में नहीं मिलेगी, यहीं पे संप्रभुता मैंने वीडियो में पहले ही बता दिए थे। संप्रभु क्या होता है, स्वयं में सुप्रीम, यानी कि हम अपने आप को बचाए रखने के लिए उपयुक्त कदम बढ़ाते हैं। भारत अपने में संप्रभु है। भारत को लेकर जो आपके अंदर विशेष अहम और स्वाभिमान की है ना जो थिंक पैदा होती है, वो इस स्वयं में संप्रभु होती है। और मनु संहिता के बारे में मैंने इसके बाद है ना दूसरी इकाई है, उसमें जानकारी मिलेगी। कौटिल्य से संबंधित अनुबंध का सिद्धांत समझाऊंगा। मैंने कुछ जानकारियां ये लिखी हैं, ये जानकारियां बस ये बता देंगी कि इसमें लिखना क्या है, इससे संबंधित वीडियो दूंगा मैं। और शुक्र नीति, ये दंड, धम और नीति, धर्म, दंड और धम, धम है, दंड है, और धर्म और धम, ये दोनों एक जैसे ही वर्ड लगते हैं पर अलग अलग हैं। और तीसरा है दंड। इन तीनों को लेकर एक यूनिट में मैंने इसकी जानकारियां दी है, उसी में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसमें क्या लिखना है स्टार्ट कर गई। अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो राष्ट्र के उद्भव और विकास से संबंध रखती है। उसके आगे निष्कर्ष में आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष में यहाँ पर मैंने कौटिल्य के अनुसार बताया, अनुबंध का सिद्धांत दिया गया है, आपकी इस इकाई में मिलेगा। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य के कार्य होते हैं राजा द्वारा उठाएगा उचित कदम जो लोगों के हित और विकास से संबंध रखते हो। तो राज्य के कार्य केवल कानून और व्यवस्था के रखरखाव तक ही सीमित नहीं रहते। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि व्यक्तियों के उच्चतम विकास को भी हम प्राप्त कर सके, या फिर व्यक्ति विशेष के उच्चतम विकास की गणना की जा सके, उससे संबंधित उचित कदम बढ़ाए जा सके। तो यानी कि यहाँ पे कौटिल्य ने साफ बोला है कि हमें सिर्फ व्यवस्था और रखरखाव से संबंध रखने वाला ही राज्य नहीं चाहिए, यहीं पर ही सीमित नहीं है।
राज्य के जो कार्य हैं, राज्य के कार्यों में मुख्यतः ये भी होना चाहिए कि उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है उसके विकास से भी संबंध रखते हुए कुछ उचित कदम बढ़ाए। ऐसा ही जो राज्य होगा उसी को ही राज्य या राष्ट्र का दर्जा दिया जा सकता है भाई कौटिल्य। अब इसके बाद अशोक। अशोक की बात क्यों आ गई? क्योंकि आखिरकार बात तो हमने ना मौर्य साम्राज्य के अधीन ही बोली है, यानी कि मौर्य शासन काल से संबंध रखते हैं ना कौटिल्य, चाणक्य। अब यहाँ पे बात आती है अशोक मौर्य शासन काल में अंतिम शासक के रूप में, या फिर उसके बाद थोड़ा बहुत शासन चला, देखते हैं भाई, मैं भी जानकारी नहीं रखती। अब बात आती है अशोक के धम्म। अशोक के धम्म में ना 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, हालांकि किताब में देखोगे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा है। 3 पॉइंट है। पहला, राजा के परिश्रम और प्रयासी का सिद्धांत। सिद्धांत यानी सिस्टम, एक तरीका। तो राजा का परिश्रम यानी कि कार्य, और प्रयास, प्रयास में क्या आएगा? ऐसे प्रयास करें ना लोगों का सर्वांगीण विकास हो। इससे संबंधित रखते हुए आप जो लिख सकते हो वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में सभी की भलाई का सिद्धांत। सभी की भलाई, सभी की भलाई का अभिप्राय ये होता है कि यहाँ पर राजा जो है वो अपने आप को अगर पिता मान ले और प्रजा को अगर अपने बच्चों की तरह देखे, तो एक तरीके से क्या है, बच्चे तो पिता के लिए सभी बराबर होते, तो प्रजा में प्रत्येक एक मानव वर्ग, प्रत्येक एक व्यक्ति विशेष सभी राजा के लिए समान दृष्टि से देखे जाने चाहिए और सबका समान हित से संबंधित कदम राजा को उठाने चाहिए। सभी की भलाई के सिद्धांत के रूप में आप लिख सकते हैं। और तीसरा तो इसी में जो मैंने बोला है, राजा के बच्चों के रूप में लोगों के कल्याण करने वाला पैतृक सिद्धांत। पैतृक दैट्स मीन्स पिता, पैतृक बोले तो पिता, यानी कि राजा एक गार्जियन के रूप में वर्ग करे अपने क्षेत्र में, और जो प्रजा है वो क्या होगी, उसके बच्चों और पुत्रों की भांति हो, जिससे कि राजा अपने पैतृक भूमिका